बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की वीडियो क्लास 9वीं के बच्चों के लिए और 11वीं के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसमें एक गुड न्यूज़ है कि अब आप सभी को पास कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे आपकी जो प्रमोशन पॉलिसी है 2021-22 के सेशन के लिए। तो रिजल्ट के बारे में हम देखेंगे कि रिजल्ट आपका किस तरीके से बनेगा और कब आपका रिजल्ट आएगा। पासिंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो क्या होगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर कोई बच्चा फेल हो रहा होगा या फिर कंपार्टमेंट आने वाला होगा तो उसको कितने एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं कि ग्रेस मार्क्स आपको कितने मिलेंगे। साथ ही साथ कंपार्टमेंट जो एग्जाम होगा उसकी एक ऑल इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट से कि आपका सबसे पहले जो रिजल्ट है वो आएगा कब। तो बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपका जो है वो डीओई का एक नया सर्कुलर आया है, उसके अकॉर्डिंग 6 मई को आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब कोई भी बच्चा बार बार कमेंट ना करे कि सर रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट आएगा आपका 6 मई को। जो स्कूल्स हैं वो आपका 6 मई को रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर देंगे। बाकी जब वेबसाइट पे आपका रिजल्ट आएगा तो उसे आप किस तरीके से चेक करेंगे उसके बारे में जब रिजल्ट आएगा जिस दिन, उस दिन मैं एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट कब आएगा 6 मई को। सेकंड टॉपिक क्या है हमारा कि रिजल्ट हमारा किस तरीके से तैयार होगा। तो शुरुआत करते हैं। देखो, result of the students will be calculated for the promotion upgradation to the next higher class on the basis of marks obtained in midterm। यानी कि देखो सिंपल सा आप ऐसे समझ लो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि प्रमोशन पॉलिसी के अंतर्गत जो आपका रिजल्ट है वो मिड टर्म एग्जामिनेशन यानी कि टर्म 1 के अकॉर्डिंग एंड एनुअल एग्जाम यानी कि टर्म 2 और साथ ही साथ जो आपका इंटरनल असेसमेंट होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, एएसएल होते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपका बनाया जाएगा। यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो आपका टर्म 1 हो जाएगा, टर्म 2 हो जाएगा, इंटरनल असेसमेंट हो जाएंगे। यानी कि टोटल आपका जो रिजल्ट बनेगा वो 100 मार्क्स में से बनेगा और 100 मार्क्स में से आपको 33 यानी कि 33% या फिर मार्क्स कह लो, ये आपको लाने ही पड़ेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे एक चीज समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो कि मान लीजिए आपके पास हिंदी का सब्जेक्ट है। ठीक है, हिंदी का सब्जेक्ट है आपके पास, तो टर्म 1 में आपको 13 मार्क्स मिल गए, टर्म 2 में 13 मार्क्स मिल गए, टर्म जो आपके प्रैक्टिकल होते हैं, एएसएल होते हैं, इंटरनल असेसमेंट होते हैं, उसमें आपको मिल गए 10 मार्क्स। तो ओवरऑल कितने हो गए आपके 36, यानी कि 100 आउट ऑफ आपके 36 यहाँ पे बन जाते हैं, तो आप इसमें हो जाओगे पास। ठीक है, और इसमें देखो एक चीज और आगे आएगी कि ग्रेस मार्क्स आपको कितने मिलेंगे, किस सब्जेक्ट में मिल सकते हैं। ठीक है, और कितने कितने मिलेंगे, क्या टीचर और भी इनको बढ़ा सकता है, तो उन चीजों को भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले पॉइंट टू पॉइंट आगे क्या चीज समझिए। तो आपको क्या करना है, तो आपको जो है जितने भी आपके 5 मेन सब्जेक्ट होते हैं उन 5 मेन सब्जेक्ट में आपको 100 आउट ऑफ 33 मार्क्स लाने हैं। जैसे अगर हम बात करें 10th की, सॉरी 10th नहीं 9th की बात कर लेते हैं, तो 9th में मेन सब्जेक्ट क्या होते हैं, दो तो लैंग्वेजेस होती हैं, मैथ हो गया, साइंस, और इसमें एक और होना चाहिए था सोशल साइंस। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था सोशल साइंस, SCIENCE। ठीक है, तो एक सोशल साइंस भी होना चाहिए था। तो इस तरीके से जो आपका रिजल्ट है वो तैयार किया जाएगा कि आपको जो 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं उसमें मैंडेटरी होगा आपके लिए पास होना। ठीक है, ये तो हो गया 9th का। अगर हम 11th को देख लें तो 11th में आपके पास मैंडेटरी क्या क्या होते हैं, एक हिंदी होती है, एक इंग्लिश होता है और पॉलिटिकल होता है, हिस्ट्री, ये तो सभी में होता है। लेकिन कई स्कूल्स में ज्योग्राफी हो गया, फिजिकल, होम साइंस, इनको मेन सब्जेक्ट में कंसीडर करते हैं और कई स्कूल में इसे एडिशनल में भी कंसीडर करते हैं। तो वो आपको देखना है कि आपके मेन सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि रिजल्ट किस तरीके से आपका बनेगा। सेकंड पॉइंट देखते हैं अब हम। तो सेकंड पॉइंट हमारा आता है यहाँ पे कि इन केस अ स्टूडेंट डज नॉट स्कोर 33% मार्क्स इन एनी लैंग्वेज, लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, 9th में होती है देखो, हिंदी, इंग्लिश, ये तो मैंडेटरी हैं, आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अब संस्कृत, पंजाबी, उड़िया, इस तरीके से और भी जो होती हैं वो लैंग्वेज आपकी अलग अलग हो जाती हैं। तो ये दो दो लैंग्वेजेस हैं आपकी, इन दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको 33 मार्क्स लाने ही हैं। ठीक है, इन केस अगर आप जो है किसी एक लैंग्वेज में फेल हो जाते हो, ठीक है, इन केस अगर मान लो जो आपका इंग्लिश है, इंग्लिश में आपके 33 मार्क्स जो है वो नहीं जाते, टर्म 1 में 10 मिलते हैं, टर्म 2 में 5 और प्रैक्टिकल या फिर एएसएल में आपको मिलते हैं, जो इंटरनल असेसमेंट होता है उसमें 6। तो ओवरऑल हो गए आपके 21। तो हिंदी में आप पास हो और संस्कृत में पास हो। ठीक है, यानी कि जो आपकी दो मेन लैंग्वेजेस है उस दो मेन लैंग्वेज में से एक में से आप हो जाते हो फेल, यानी कि मार्क्स आते हैं आपके कम। तो जो थर्ड लैंग्वेज होगी वो आपकी कंसीडर कर दी जाएगी इंग्लिश की बजाय। ठीक है, यानी कि आपका जो रिजल्ट बनेगा उसमें पासिंग मार्क्स के लिए आपकी जो संस्कृत होगा उसको कंसीडर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज आप समझ गए, यानी कि आपके पास 3 लैंग्वेजेस हैं,
तीनों लैंग्वेजेस में से आप किसी एक जो आपके दो मैंडेटरी हैं उससे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें पास होना ही होना है। अगर नहीं भी होते हो तो एक कोई आपकी जो अनदर लैंग्वेज है वो आपको उसमें पास करा देगी, इस तरीके से। उसके बाद इट इज मैंडेटरी फॉर अ स्टूडेंट दैट एडिशनल सब्जेक्ट opted by the student must be qualified before appearing in class 10th and 12th CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन। यानी कि देखो, अगर हम 11th की बात कर लें तो 11th में जो ज्योग्राफी होता है, फिजिकल और होम साइंस, इन सभी को कई स्कूल क्या करते हैं, एडिशनल में भी इसको अडॉप्टेड कर लेते हैं, यानी कि इसे जो है वो एडिशनल सब्जेक्ट भी बताते हैं, और कई में इसे जो है वो मेन सब्जेक्ट भी बताते हैं। तो ये आपको अपने स्कूल के हिसाब से देखना है कि आपके स्कूल में क्या बताया जाता है। तो मान लीजिए ये आपके तीनों सब्जेक्ट हैं एडिशनल, ठीक है। अब तीन तो आपको एडिशनल कभी मिलते नहीं है, या तो एक मिलेगा या तो दो मिलेगा। तो मान लीजिए आपके पास दो एडिशनल सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी और फिजिकल एजुकेशन। तो इन दोनों ही सब्जेक्ट में आपको मैंडेटरी होगा कि आपको पास होना ही पड़ेगा, यानी कि इन दोनों ही सब्जेक्ट में आपको 100 में से 33 मार्क्स लाना ही पड़ेंगे, ठीक है। ये मैंडेटरी है जो भी आपके एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर लो, ये आपके दो मेन सब्जेक्ट हो गए, दो मेन सब्जेक्ट आपके ये हो गए। अब इन तीनों में से आपके पास कोई भी एक एडिशनल सब्जेक्ट है तो इन सभी में आपको पास होना जरूरी है। बट आपका ये जो लैंग्वेज होगा, इसमें अगर आपके पास कोई तीसरी लैंग्वेज है तो ये कंसिडर कर दी जाएगी, ठीक है। ये चीज समझ गए? तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आप देखो स्किल कोर्सेज की बात कर लेते हैं। अगर किसी बच्चे के पास मान लीजिए कि टूरिज्म है, ठीक है, किसी बच्चे के पास टूरिज्म है और ऑटोमोबाइल है या फिर ब्यूटी है या फिर म्यूजिक है, जो स्किल कोर्सेज हैं वो होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप उस स्किल कोर्स पे पास हो या नहीं हो, वो आपके लिए मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर आपके पास जो आपके मेन सब्जेक्ट है, मैथ है, नेचुरल साइंस है, सोशल साइंस है, म्यूजिक, होम साइंस, पेंटिंग, ये आपके क्या है, मेन सब्जेक्ट है। फोर ये केवल पॉइंट है 9th के बच्चों के लिए। अगर आप इन किसी में भी इनमें से किसी में फेल हो जाते हो, सपोज कर लो यहाँ पे आपके पास ये सब्जेक्ट है, ठीक है, इन सब्जेक्ट में से आप किसी एक में फेल हो जाते हो, मान लीजिए मैथ में जो है वो आपके 32 मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, 32 मार्क्स आ जाते हैं। तो इस केस में आपके जितने भी एडिशनल सब्जेक्ट हैं, ब्यूटी, म्यूजिक, टूरिज्म, यानी कि मान लीजिए ब्यूटी है, टूरिज्म है, ऑटोमोबाइल है, इन सभी में आप पास हो जाते हो तो मैथ के मार्क्स आपके नहीं बढ़ेंगे, आपको जो वो मैथ में कंपार्टमेंट या फिर फेल कंसीडर कर दिया जाएगा। यानी कि जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको पास होना ही पड़ेगा, चाहे आप स्किल कोर्स में पास हो या ना हो। सेकंड, ये आपको समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 4, अगला देखो, अगला क्या है, अ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 15th ग्रेस मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू अ स्टूडेंट टू रीच the minimum required 33 of marks in one or any number of subject only for promotion of the next higher classes। अब देखो ये प्रमोशन की पॉलिसी में आपको 15 मार्क्स भी दिए जाएंगे। किस तरह से दिए जाएंगे ये देखो, मान लीजिए आपके पास क्या है, एक हिंदी का सब्जेक्ट है। अब देखो पूरा रिजल्ट आप एक तरीके से दोबारा से समझ लो कि कैसे बनेगा। आपके पास है हिंदी और इंग्लिश, ये क्या है, ये है आपकी मेन लैंग्वेजेस, ये है आपकी मेन लैंग्वेजेस। और मान लीजिए आपके पास पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है, ये आपके हैं मेन सब्जेक्ट, ये हैं आपके मेन सब्जेक्ट। फिजिकल एजुकेशन और होम साइंस ये हैं आपके एडिशनल, ठीक है, ये हैं आपके एडिशनल। तो आप समझो कि दो लैंग्वेजेस हैं आपकी, हिंदी और इंग्लिश मैंडेटरी। तो इसमें से अगर आपको टर्म 1 में हिंदी की बात कर लेते हैं, टर्म 1 में 15, टर्म 2 में 20 और प्रैक्टिकल में 10 मिल जाते हैं, तो आ गए आपके 45, तो आप हो जाओगे पास, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश की बात कर लें तो इंग्लिश में भी इसी तरीके से मान लीजिए आपको 15 10 मार्क्स मिल गए, 40 हो गए, तो भी आप हो जाओगे पास। संस्कृत मान लेते हैं तो 20 15 10 टोटल हो गए 45, तो हो गए आप पास। बट इन केस मान लीजिए कि आपके पास संस्कृत आपके पास लैंग्वेज नहीं है, आपको आपके स्कूल में दो ही लैंग्वेजेस हैं, तो आपको इसमें जो है पास होना मैंडेटरी हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास लैंग्वेज है तो अगर आप किसी भी एक लैंग्वेज में जो आपकी मेन है, जैसे हिंदी में आपके मार्क्स कम आते हैं, इंग्लिश में मार्क्स कम आते हैं, तो क्या होगा कि किसी एक लैंग्वेज में अगर आपके मार्क्स कम है, हिंदी में मार्क्स आपके 21 है, इंग्लिश में आपके 40 हैं, तो क्या होगा, इस जो हिंदी वाला है ना, इस हिंदी की जगह आपको ये कंसीडर कर दिया जाएगा, पास करने के लिए संस्कृत को कंसीडर कर दिया जाएगा कि बच्चे के संस्कृत में अच्छे मार्क्स आए हैं, तो हिंदी की जगह हम संस्कृत को कंसीडर कर रहे हैं और ये पास कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आएगी लैंग्वेज सब्जेक्ट में। अब देखो मेन सब्जेक्ट जो आपके तीन है, एक पॉलिटिकल है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हमने माना है क्योंकि ज्योग्राफी जो है वो शायद स्कूलों में एडिशनल भी होता है। तो इन केस देखो पॉलिटिकल में आपको फर्स्ट टर्म में मिलते हैं सेकंड 20 मार्क्स, सेकंड टर्म में 20 एंड प्रैक्टिकल या आईएसएल में 10 मिलते हैं, तो आपके हो गए 50 मार्क्स। बट
अगर आप जो है जो पॉलिटिकल है इसमें फर्स्ट टर्म में 10 मिलते हैं, टर्म 2 में 10 मिलते हैं, इसमें आपको 12 मिलते हैं, तो आपके कितने होते हैं 32। अब यहाँ पे एक कंडीशन जो भी जो स्कूल टीचर्स होते हैं, अब इसमें एक कंडीशन और भी है कि अगर आपको ग्रेस मार्क्स दिया जाना है, तो ये टीचर के हाथ में, वो आपको ग्रेस मार्क्स देगा या नहीं देगा, ये किसके हाथ में है? टीचर के हाथ में, ठीक है ना? ये याद रखिएगा। तो आपको अपने टीचर के साथ में आपका जो व्यवहार है उसे अच्छा बनाए रखना है, आपको एक एक अनुशासन वाला जो व्यक्ति है वो बन के रहना है, ठीक है? तो आपको क्या होगा कि 15 मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है? अब 15 मार्क्स आपको ग्रेस मार्क्स कैसे दिए जाएंगे? ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको एक ही सब्जेक्ट में दिए जाएंगे, आपके ओवरऑल जितने सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उसमें भी दे सकते हैं। मान लो यहाँ पे हम एक सब्जेक्ट लेते हैं आपका, एक फिजिकल एजुकेशन ले लिया हमने, एक पॉलिटिकल ले लिया, तो यहाँ पे कितने मार्क्स चाहिए आपको? 1 मार्क्स चाहिए, तो 15 में से 1 मार्क्स आपको यहाँ पे दे देगा। उसके बाद इसमें आपको 1 मार्क्स चाहिए, तो 1 मार्क्स इसमें दे देगा। और मान लो ज्योग्राफी जो है, इसमें आपको यहाँ पे मिलते हैं 5 मार्क्स, ठीक है? यहाँ पे भी 5 मिलते हैं, यहाँ पे 10 मिलते हैं, तो वो कितने हो गए? 20 हो गए। अब आपको 13 मार्क्स की जरूरत है, तो ये आपको यहाँ पे 13 मार्क्स दे देंगे और यहाँ पे कर देंगे पास। तो इस तरीके से आपका रिजल्ट जो है वो तैयार कर दिया जाएगा। फिर आती है बात एडिशनल सब्जेक्ट की, जो आपके ये 3 एडिशनल सब्जेक्ट है इनके बारे में। 3 नहीं, 2 हमने माने थे ना, फिजिकल और होम साइंस, तो ये है आपके एडिशनल। अब इन एडिशनल सब्जेक्ट में आपको जो है पास होना ही पड़ेगा, ठीक है? पास होना पड़ेगा, और चाहे तो आपको इसमें भी जो है वो ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं। तो ओवरऑल रिजल्ट अगर हम देखें, तो आपको क्या करना है, लैंग्वेजेस दो लैंग्वेजेस में आपको पास होना मैंडेटरी है। अगर आप किसी एक लैंग्वेज में फेल हो जाते हो, मार्क्स कम आते हैं, तो तीसरी लैंग्वेज को कंसीडर कर दिया जाएगा। मेन सब्जेक्ट हो गए, एडिशनल सब्जेक्ट हो गए, इसमें आपको पास होना मैंडेटरी है, इसमें आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। किसी भी कोई स्किल कोर्स हो गया, ये आपके इसको जो है अडॉप्ट नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते, बट हाँ, आपको जो है इन टोटल नंबर ऑफ जो सब्जेक्ट है इसमें 15 मार्क्स, हर एक सब्जेक्ट में नहीं बल्कि टोटल सब्जेक्ट जो है उसमें से आपको टोटल नंबर जो है वो 15 मार्क्स ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं। तो रिजल्ट किस तरीके से बनेगा, आपको ये चीज आपको समझ में आ गई, और सेम फॉलो जो है वो होगा 9th के बच्चों के लिए, ठीक है? तो 11th के बच्चों के लिए आप समझिए बहुत अच्छे तरीके से, और 9th के बच्चों के लिए भी आप समझ गए। देखो, अब हम बात करेंगे सेकंड टॉपिक, जो कि आपका कंपार्टमेंट एग्जाम के बारे में, ठीक है? तो देखो बेसिकली क्या होता है, कई बच्चे जो फेल भी हो सकते हैं, कंपार्टमेंट भी जा सकते हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो इन केस अ स्टूडेंट को नॉट अपीयर, किसी भी कारण की वजह से वो या तो टर्म 1 में किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, या फिर पूरा ही टर्म 1 जो है वो नहीं देता है, या फिर टर्म 2 में किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, या फिर पूरा टर्म 1 ही नहीं देता है, और किसी भी कारण से उसके एक सब्जेक्ट में या किसी अन्य सब्जेक्ट में किसी भी वजह से 33% मार्क्स से ऊपर नहीं हो पाते हैं ग्रेस मार्क्स देने के बावजूद भी, तब वो बच्चा जो है वो एलिजिबल होगा कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए। और ये वैसे तो लिया जाना था 31 मार्च से पहले पहले, लेकिन अब क्या हुआ है कि आपके जो मेन एग्जाम्स हैं एनुअल के, वही आपके 25 अप्रैल को खत्म हुए हैं। तो यानी कि अब आपका जो रिजल्ट है वो जब 6 मई को आएगा, तो 6 मई के बाद ही आपके कंपार्टमेंट एग्जाम लिए जाएंगे। और कंपार्टमेंट एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, जो जिस तरीके का आपका टर्म 2 का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपका जो है क्वेश्चन पेपर बनेगा, ठीक है? ये चीज भी आपको समझ में आ गई। उसके बाद देखो रिजल्ट कैसे बनेगा कंपार्टमेंट का। तो रिजल्ट ऑफ द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन विल बी डिस्क्लेयर्ड ऑफ द बेसिस ऑफ कन्वर्शन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन कंपार्टमेंट एग्जाम प्लस मार्क्स ऑफ इंटरनेशनल एग्जाम्स taken together for conversion of marks. The maximum marks and marks obtained in compartment examination will be multiplied by 2। यानी कि आपको एक कंपार्टमेंट में जो एग्जाम जो मार्क्स आएंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, और आप जो है इस तरीके से पास में हो सकते हैं। और मल्टीप्लाई 2 करने के बावजूद भी अगर आपके 33% मार्क्स नहीं बनते हैं, तो आप कंप्लीटली फेल कर दिए जाओगे, ठीक है? अगर आपके 33% मार्क्स बन जाते हैं तो आप प्रमोट हो जाओगे नेक्स्ट हायर क्लास में। लेकिन मान लीजिए आपका यहाँ पे कंपार्टमेंट आया इंग्लिश में, ठीक है? कंपार्टमेंट आ गई, देखो मान लेते हैं हम इंग्लिश में आ गई, 21 जो है मार्क्स आ गए आपके कंपार्टमेंट के बावजूद, तो यहाँ पर जो है वो ग्रेस मार्क्स देने का जो फंडा था ना, वो ग्रेस मार्क्स आपको उस बच्चे को नहीं मिलेगा जिसका कंपार्टमेंट आएगा। There is no benefit of grace marks will be given to student for computing the result of compartment examination। compartment exam के लिए grace marks का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। तो इस तरीके से आप ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों? तो एक बार आप कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी से कि आप जो है वो सारी चीजें एक बार दोबारा से समझना चाहते हैं, ताकि एक बार जो है हम दोबारा से समराइज कर लें इसे कि किस किस तरीके से आपका रिजल्ट बनेगा, ठीक है? वैसे तो आपको समझा दिया, तो आपके लिए कोई डाउट होने की आपकी गुंजाइश नहीं हो सकती है, लेकिन आप फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो पूछ लो जल्दी से।
चलो एक चीज हम देख लेते हैं दोबारा से। ये है हमारे मेन सब्जेक्ट, ठीक है, लैंग्वेज के, इसे हम कर देते हैं ML, मेन लैंग्वेज, ठीक है, ये अदर लैंग्वेज हो गई। अब मान लेते हैं ये 3 है हमारे मेन सब्जेक्ट, ठीक है, ये है हमारे मेन सब्जेक्ट, ये है हमारे एडिशनल। ध्यान से समझ लेना, एडिशनल। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ग्रेस मार्क्स की, ठीक है। ग्रेस मार्क्स कितने में दिए जाएंगे? तो जितने भी आपके ये सब्जेक्ट हैं, ध्यान से सुन लो सारे बच्चे, जितने भी आपके ये सब्जेक्ट हैं, ठीक है, इन टोटल सब्जेक्ट में आपको 15 ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। चाहे वो एक सब्जेक्ट में मिल सकते हैं आपको पूरे के पूरे, चाहे तो आपको पूरे पूरे जितने भी आपके सब्जेक्ट है उसमें एक एक दो दो मार्क्स बांट के आपको दिए जा सकते हैं, याद रखना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको हर सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, नहीं, जो है ग्रेस मार्क्स मिलेंगे हर सब्जेक्ट में बेशक मिल जाए, लेकिन 15 जो है टोटल जो है इन पूरे सब्जेक्ट में आपको मिलेंगे 15, ठीक, ये चीज समझ गए। अब देखो मेन लैंग्वेज में आपका पास होना जरूरी है। अगर आपकी जो थर्ड लैंग्वेज है इसमें आप पास हो जाते हो, किसी मेन लैंग्वेज का आपके मार्क्स कम आते हैं, तो इसको कंसीडर कर दिया जाएगा पास होने के लिए, ठीक है। पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, इन सभी में आपको पास होना जरूरी है। जो भी आपके मेन सब्जेक्ट है, जो भी आपके एडिशनल है, इसमें पास होना जरूरी है। बस आपको क्या होगा, हर एक सब्जेक्ट में नहीं बल्कि पूरे जो आपके सब्जेक्ट है उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे मान लो पॉलिटिकल में 2 मार्क्स मिल गए, 8 मार्क्स आपको हिस्ट्री में मिल गए, 2 मार्क्स इसमें मिल गए, तो 8 2 10 3 13 12 और 3 मार्क्स आपको फिजिकल में मिल गए। तो सर टोटल आपको 15 मार्क्स जो है ग्रेस मार्क्स के मिल जाएंगे। तो अब आपके दिमाग में रिजल्ट के लिए कोई भी और जो है कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे आपके लिए क्लियर कर दी गई है। तो आशा करता हूँ बच्चों कि आज का जो वीडियो था वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे सारी अच्छे से समझा दी गई हैं। एंड आई होप कि सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, रिजल्ट किस तरीके से बनेगा। गाइस अब आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताएं कि यस सर समझ में आ गया है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको हमारे चैनल पे और भी मिलने वाली है। मिलेंगे बच्चों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।